Hello everyone, I hope you all are doing great. Today we are going to revise our chapter value of supply. Yes, ये तो हमें पता है कि हमने गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, कोई कोई रेट पे जीएसटी हमें लगाना होता है, लेकिन किस वैल्यू पे आपको रेट अप्लाई करके टैक्स निकालना है वो आज हम सीखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी. यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वैल्यू ऑफ द सप्लाई. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने बिट्स एंड पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं. जस्ट एक मेजर मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ. सबसे पहले हम देखने वाले हैं अगर सप्लाई की गई है किसी अनरिलेटेड पार्टी को, मतलब आपने किसी अनजान व्यक्ति को, अनरिलेटेड जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उसको आपने बेचा है, कुछ सेल किया है, सप्लाई किया है, जहां पर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. आपने एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं किया है, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे आप डील कर रहे हो किसी अनरिलेटेड पार्टी से जो आपसे रिलेटेड नहीं है. रिलेटेड पार्टी क्या होता है ये हमने देखा था. तो अनरिलेटेड पार्टी को आप सप्लाई कर रहे हो प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो वो कैसे निकलेगा. दूसरी बात, अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी को कर रहे हो, देखो यहां पर क्या कंडीशन थी, अनरिलेटेड पार्टी प्लस प्राइस. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन वॉयलेट हुई तो किसी और तरीके से वैल्यू सप्लाई निकाला जाएगा. लाइक अगर पार्टी रिलेटेड है तो आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसा निकालना है, तो एक अलग तरीके से निकलेगा. अगर अगर पार्टी भले ही अनरिलेटेड हो लेकिन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, आपने खाली पैसा चार्ज नहीं किया, उसके अलावा कुछ और भी आपने लिया है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो कैसा निकलेगा. उसके बाद कुछ बहुत सारे रूल्स डिस्क्राइब है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे. तो दीज आर द वेरियस सिनेरियोज जो हम पढ़ने वाले हैं रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ द सप्लाई. लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ द सप्लाई. सबसे पहली बात आ जाती है अगर आपने सप्लाई किया है किसी अनरिलेटेड पर्सन को. किसको सप्लाई किया है, अनरिलेटेड पर्सन को किया है, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो अल्टीमेटली आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, क्योंकि यहां पर आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कुछ नहीं करने वाले हो, आप सीधा सेल करने वाले हो, तो आप जो जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्ट कर रहे हो उसी वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे. तो सिंपल सी बात, हमने क्या देखा, नंबर वन, अनरिलेटेड पार्टी को सेलिंग हो रही है, सप्लाई हो रहा है, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो आपने बोला वो आपकी बात को ओके करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ले लेंगे. लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट केसेस हैं, आपको उस वैल्यू में कुछ इंक्लूजन्स कुछ एक्सक्लूजन्स करने होते हैं. वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो हमने देखना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो बताता है हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 2. चलिए सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा क्या दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा क्या दिया हो, टैक्सेस दिए हो, सेस दिए हो, फीस दिए हो, सरचार्ज दिया हो, अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के कुछ दिया हो. व्हाई अदर देन जीएसटी, बिकॉज जीएसटी निकालने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना, तो अदर देन जीएसटी आपको जो टैक्सेस ड्यूटी सेस वगैरह दिए हैं, फीस चार्जेस दिए हैं, वो आप ऐड कर देंगे. लेकिन ध्यान रखना, हमने ये तो हमें याद रहता है कि जीएसटी वाली आइटम्स को ऐड नहीं करना, लेकिन टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स का अगर आपको टीसीएस दिया है तो उसको भी आपको नहीं ऐड करना है. बिकॉज टीसीएस क्या है, टीसीएस एक इंटरिम लेवी है जो एग्जैक्ट टैक्स करेक्टर का नहीं है, जो करेक्टर ऑफ टैक्स जिसमें नहीं है, एक इंटरिम लेवी का कलेक्शन है. दिस इज नॉट एग्जैक्ट करेक्टर ऑफ टैक्स, एक इंटरिम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, इंटरिम लेवी है. तो अल्टीमेटली इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऐड नहीं करना है. तो क्या बोला मैंने आपको, टैक्सेस ऐड करने हैं, ड्यूटी ऐड करनी है, टैक्स ड्यूटी सेस फी चार्जेस अदर देन जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, कंपनसेशन सेस, इफ चार्ज सेपरेटली आपको ऐड करना है, लेकिन जीएसटी वाले ऐड नहीं करने हैं. लेकिन उसके अलावा टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स को भी आपको ऐड नहीं करना है. उसके बाद एक आता है पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टी को अगर कोई पेमेंट की है, पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर एग्जांपल से समझाती हूँ सो दैट इट वुड बी बेटर क्लियर फॉर यू. क्या बोल रहा है, अगर सप्लायर लाइबल है किसी भी चीज को पे करने के, सप्लायर लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई, बट खर्चा कर दिया रिसिपिएंट ने. अब आप कहोगे ऐसा क्या होता है, अभी देखते हैं. सप्लायर लाइबल है, कोई खर्चा सप्लायर को करना चाहिए था बट कर रहा है रिसिपिएंट, एंड वो प्राइस में इंक्लूड नहीं है, एट नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस. मैं आपको बताती हूं,
मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, आपने मुझसे एक ज्वेलरी बनवानी थी, आपने मुझे बोला ठीक है ज्वेलरी बनवा दो, ये है वो है, ज्वेलरी मुझे बना दो, आप मुझसे पेमेंट ले लो। मैंने कहा ठीक है 10,000 की ज्वेलरी होने वाली है। तो आप जाते जाते मुड़कर वापिस आए, मुझे बोले ठीक है मेरे पास ना ज्वेलरी, मैंने आपको 10,000 का प्राइस कोट किया, आपने बोला कि इस ज्वेलरी में ना मेरे पास कुछ मोती हैं, मैं अभी लेकर आपको दूंगी, कुछ मोती हैं, ये ऐड ऑन कर देना प्लीज, ठीक है ऐड ऑन कर देना। अब ज्वेलरी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तो उस पर सारा खर्चा मुझे करना चाहिए था बेसिकली, बट मैंने आपको 10,000 प्राइस कोट कर दिया अपने हिसाब से। अब जो और उस पे मोतीज पर्ल्स वगैरह लगाने हैं वो आप मुझे लाकर दे रहे हो किसी और सप्लायर से, और पेमेंट भी आप करके आ रहे हो, पेमेंट भी आप करके आ रहे हो, तो वो मुझे ऐड ऑन करना है इसमें, लेकिन मेरे प्राइस में तो वो ऐड नहीं है, जबकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो ऐड होना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्थ तो बढ़ रही है ज्वेलरी की, उससे ज्वेलरी की वर्थ बढ़ रही है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन ही नहीं है, ऐड ऑन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बोला, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू सप्लाई पे इन रिलेशन टू सप्लाई, क्योंकि मैंने आपको ज्वेलरी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस ज्वेलरी का पीस मुझे बनाना था, मैं लाइबल हूं उसको करने के लिए, विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, आपने उसको इनकर कर दिया, वो प्राइस में ऐड नहीं था, तो अल्टीमेटली उस ज्वेलरी के पीस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे उस प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उस प्राइस को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कब ऐड होगा, जब सप्लायर को खर्चा करना था बट कर दिया रिसिपिएंट ने, सप्लायर को खर्चा करना था कर दिया रिसिपिएंट ने। तो जीएसटी में इनकी लैंग्वेज क्या बोलती है, ध्यान रखना, अमाउंट टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट टू द थर्ड पार्टी, ये तभी ऐड होगा, ये तभी ऐड होगा ओनली व्हेन सप्लायर इज अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। ये ज्वेलरी का पीस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी थी, बट स्टिल रिसिपिएंट ने जाके कुछ खर्चा कर दिया, बट स्टिल रिसिपिएंट ने जाके कुछ खर्चा कर दिया, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर रिलेशन टू सप्लाई, हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्टर्स विद कॉन्ट्रैक्ट करता है एबीसी कंपनी से, जो ग्रैंड बिजनेस है वो क्या करता है, क्या करता है, एबीसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है टू कंडक्ट अ डीलर मीट, इन द फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड मीट्स कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स टू डिलीवर द सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक वेवरिंग, जो भी देना है तो ग्रैंड बिज लाइबल है मेक दिस पेमेंट, ग्रैंड बिज को सारी की सारी पेमेंट करनी थी, मतलब सप्लायर इज लाइबल टू मेक द पेमेंट, ग्रैंड बिज को पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स द अपॉन डिलीवरी, सॉफ्ट ड्रिंक का जो सप्लायर है वो पेमेंट अपॉन डिलीवरी पे चाहता, तो एबीसी एग्रीज टू पे द बिल रेज, एबीसी ने एग्री कर दिया कि ठीक है मैं बिल पे कर दूंगा ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अगर ये बिल, दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बिज ने इवन तो बिल नहीं किया, ग्रैंड बिज ने बिल नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है तुमसे लेके तुमने ही, तुम्हारे पे खर्चा होना था तुमने कर दिया, बात खत्म होगी। भले ही उसने बिल नहीं करा, लेकिन लाइबल कौन था, लाइबल था ग्रैंड बिज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबल कौन था, ग्रैंड बिज लाइबल था। अगर सप्लायर लाइबल है तो अल्टीमेटली उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, इवन इफ द कस्टमर डायरेक्ट मेक द पेमेंट एंड सप्लायर डज नॉट इंक्लूड इन दिस अमाउंट, बिल में ऐड नहीं करता तो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइबल हो तो आपकी तरफ से सप्लाई में वो चीज ऐड होनी चाहिए, तो वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद कोई भी इंसिडेंटल खर्चे हैं सच एज कमीशन पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, तो वो भी आप ऐड ऑन कर लेंगे। कोई भी इंसिडेंटल खर्चे हैं पैकिंग वगैरह का हमने देखा है, वो बोलते हैं कि ठीक है पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे आपको, तो उसको भी उठा के ऐड कर दीजिए। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो है सप्लाई से इंसिडेंटल है उसको भी आप ऐड ऑन कर दीजिए। उसके बाद any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of the goods or services at the time or below before the supply of the goods, क्या बोल रहा है, any amount charged for anything done by the supplier, सप्लायर ने उस सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी किया या तो सप्लाई के टाइम पे या बिफोर द सप्लाई या बिफोर द डिलीवरी, तो अल्टीमेटली ऐड करेगा, मतलब अल्टीमेटली उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेटली जो आप सप्लाई करे उसकी ट्रू वैल्यू निकाल के ऐड करनी है। फिर आता है इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी को भी आपको ऐड करना है भाई, क्योंकि वो क्या होता
होती है? क्योंकि वो क्या होती है, नेचुरली बंडल्ड है उससे, वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, वो काइंड ऑफ कंपोजिट सप्लाई है। आपको इंटरेस्ट लगा दिया गया, आपने लेट फीस, आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी, लेट फीस लगा दी, पेनल्टी लगा दी तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन में जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे सप्लाई तो हुई थी 12th को, सप्लाई तो हुई थी 12th को, तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट लगा वो 20th को बाद में जाके लगा, किसी टाइम पे बाद में, महीने बाद जाके लगा फॉर एग्जाम्पल। तो भले ही टाइम ऑफ सप्लाई इसका कब माना जाता है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है जिस दिन आपको मिला, लेकिन आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके दिखाना पड़ेगा, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ता है इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का अमाउंट। उसके बाद आ जाता है सब्सिडीज, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस अदर देन द सब्सिडीज गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसको सबसे पहले ध्यान से समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में सब्सिडीज गिवन है, इसका पहले कंसेप्ट समझिए सो दैट आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है। सब्सिडीज अगर आपको गिवन है, ध्यान रखना, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी आपको मिली है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिली है, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिली है तो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक बार आप प्राइस में ऐड करोगे फिर जीएसटी लगा के दोबारा गवर्नमेंट को दोगे, कोई जरूरत नहीं है। अदर देन आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो वो आप प्राइस में ऐड, मतलब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको अदर देन गवर्नमेंट मिला है, अदर देन गवर्नमेंट मिला है, अगर अदर देन गवर्नमेंट भी प्राइस से रिलेटेड मिला है तो ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिफ्लेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर आपको अदर देन गवर्नमेंट मिला है लेकिन प्राइस से रिलेटेड मिला है तभी ऑफ वैल्यू सप्लाई में ऐड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, एक चॉकलेट बिकती है 10 रुपीज की, एक चॉकलेट बिकती है 10 रुपीज की, आपको उसको सब्सिडाइज करके, आपको उसको सब्सिडाइज करके 8 रुपए में बेचना है। 8 रुपए में अब आप बेच रहे हो, अब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चार्ज किया है आपने 15(1) के अकॉर्डिंग, वो तो आपका 8 रुपीज है। अब आपको क्वेश्चन में बताया कि 2 रुपीज की सब्सिडी भी है, 2 रुपीज की सब्सिडी है। अगर वो 2 रुपीज की सब्सिडी बताई है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, अगर वो 2 रुपए की सब्सिडी आपको किससे मिली है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिली है तो क्या होगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिली है तो क्या होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिफ्लेक्ट ही नहीं होनी चाहिए। नहीं रिफ्लेक्ट हो रही क्योंकि 8 रुपए का अमाउंट हमें दिख रहा है विदाउट वैल्यू, विदाउट सब्सिडी। लेकिन अगर अदर देन आपको किसी ने दी है, क्वेश्चन बोलता है अदर देन गवर्नमेंट ने दी है और 2 रुपए आपको प्राइस से रिलेटेड सब्सिडी दी है, ठीक है, आप 10 वाली चीज 8 में बेचो, 2 रुपए हमसे ले लो, एक तो अदर देन गवर्नमेंट है प्लस प्राइस से रिलेटेड है, तो आपको प्राइस में ऐड करके वैल्यू पूरी दिखानी है, आपको प्राइस में ऐड करके वैल्यू पूरी दिखानी है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू सप्लाई में उसको ऐड कर दोगे। अगर आपको वो बोलते हैं दी तो अदर देन गवर्नमेंट ने लेकिन उन्होंने प्राइस से रिलेटेड नहीं दी, उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, आप चॉकलेट्स बना रहे हो, कुछ और बना रहे हो, मशीनरी लगा लो अपने यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइस से रिलेटेड ना नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो तभी रिफ्लेक्ट होगी जब अदर देन गवर्नमेंट है प्लस प्राइस से रिलेटेड है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने चेंजेस करने हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि जो है आफ्टर इफेक्ट आ रहा है, जो आपकी सप्लाई आ रही है वो कंसीडर करके आ रही है, कंसीडर करके मतलब उसमें से पहले ही माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिली है कंसीडर करके आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब वो पहले से माइनस है। पर्पस क्या है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिफ्लेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। अदर देन गवर्नमेंट मिली है प्लस प्राइस से रिलेटेड मिली है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, तो इसलिए वहां पर उसको हम ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होनी चाहिए, मशीनरी वाले को छोड़ दो, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होना चाहिए, लेकिन अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो तभी ऐड करेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो वैल्यू है वो हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, अब कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी फटाफट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग द मोल्ड डाइज ओन्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोला हमने, जब एक क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है,
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक इक्विपमेंट बनाता है, और वो क्या करता है, इक्विपमेंट बनाने के लिए क्या करता है, मोल्ड एंड डाइज भेजता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, मोल्ड एंड डाइज भेजता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। और कैसे भेजता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता है, वो ठीक है ये मुझसे ले जाओ और आप मुझे मेरे को मेरा मेरा कंपोनेंट बना के दो। मतलब गाड़ी बनाने वाला है, उसने टायर बनाने के लिए दिया किसी को, तो उसने मोल्ड एंड डाइज भी साथ में दे दिए कि ठीक है मुझे ये करके दो। अगर ऐसा केस है तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर विल नॉट ऐड दिस कॉस्ट इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब उसने कंपोनेंट बना के दिया, जब उसने टायर बना के दिया, तो क्या मोल्ड एंड डाइस का वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड करेगा कुछ, नहीं, क्योंकि उसने कुछ खर्चा ही इनकर नहीं किया। क्या मोल्ड एंड डाइस का कुछ पैसा वो ऐड करेगा, नहीं करेगा। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर विल नॉट ऐड दिस कॉस्ट इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, क्योंकि उसने खुद ने ही कॉस्ट कुछ इनकर नहीं करी है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेगा। लेकिन क्या है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन ओईएम एंड द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, दैट जो भी सप्लाई होगी कंपोनेंट्स की, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोल्ड एंड डाइस भी यूज करना, लेकिन फिर भी सप्लायर दे रहा है, तो फिर वो ऐड करना पड़ेगा उसकी वैल्यू डिटरमाइन करके अमोर्टाइज्ड बेसिस पे। देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सिंपल सी बात हमने सप्लाई में भी देखा था, जब वो इसको दे रहा है, जब वो इसको दे रहा है तो वो कंसिडरेशन ही नहीं है ना, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो 7(1) के अकॉर्डिंग सप्लाई ही नहीं बना, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये मोल्ड एंड डाइज यूज करना, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसी के मोल्ड एंड डाइज यूज होंगे, फिर भी सप्लायर ने दिया, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को टायर के अंदर जो मोल्ड एंड डाइज यूज करना था वो खुद का यूज करना था। अगर ऐसा केस है तो फिर वो क्या उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा, अगर आपने सप्लाई अच्छे से पढ़ा तो ये आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात, कंसिडरेशन हमने वहां क्या देखा था, अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो अल्टीमेटली उसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये दिमाग की बत्ती जलाने को बोल रहा है। दिस क्लैरिफिकेशन ये बताता है इफ एन एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई विच सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल, अगर सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है बट फिर भी रिसिपिएंट ने उसका खर्चा उठाया है तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। अगर सप्लायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन नहीं करेगा तो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन नहीं करेगा। आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेयर द सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस, सप्लायर ने बोला ठीक है मैं आपके प्रीमाइसेस पे दूंगा एंड अरेंज करूंगा ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से वो चार्ज होगा। देखो भले ही फ्रेट वगैरह पे अलग चार्जेस लगते हो, अलग रेट लगता हो, लेकिन अगर सप्लायर ने बोला है मैं इस सप्लाई को आपके घर तक पहुंचाऊंगा, तो इस सप्लाई की वजह से फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह इनकर्ड हो रहा है, फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह इनकर्ड हो रहा है, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। एंड जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा मेन आइटम का, ज्वेलरी का आइटम का जीएसटी लगेगा, वो वाला नहीं लगेगा। ज्वेलरी कोई और आइटम लगा लो, कुछ भी ट्रांसफर किए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ भी ट्रांसफर किए, गिफ्ट आइटम ट्रांसफर किए हैं, तो वो उस पे लगेगा। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई फॉर द एक्स फैक्ट्री, अगर मैंने आपको बोला मेरा काम तो सिर्फ अपनी फैक्ट्री तक देना है, जैसे मर्जी ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ, तो ठीक है वो सप्लायर लाइबल ही नहीं है, सप्लायर उस खर्चे के लिए लाइबल ही नहीं है, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी एड ऑन नहीं करेंगे। अगर सप्लायर लाइबल है, सप्लायर ने बोला कि मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा के आऊंगा, तो जो भी रास्ते का खर्चा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन करेगा, अदरवाइज वो एड ऑन नहीं करेगा, क्योंकि बायर ही देगा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेम विल नॉट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है सब्सिडीज लिंक विद द प्राइस। सर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स लुक एट इट फटाफट से। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 50 नोटबुक सोल्ड टू द गवर्नमेंट स्कूल्स uses CRS 130 so that student can only pay 20 rupees ताकि लोग पढ़ पाए, तो वैल्यू ऑफ द नोटबुक इज 50 एज दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। सब्सिडी किसने दी है, CSR फंड से, अदर देन गवर्नमेंट प्लस प्राइस रिलेटेड, तो आपको फिर से उसको ऐड ऑन कर देना है। अदर देन गवर्नमेंट प्लस प्राइस रिलेटेड, तो आपको फिर से उसको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है
देखो क्या होता है, जो रुपए या भीम कार्ड वगैरह से यूपीआई से जो पेमेंट्स होती हैं, रुपए या भीम कार्ड वगैरह से यूपीआई से जो पेमेंट होती हैं, उसको अनेबल करने के लिए बैंक्स को क्या दिया जाता है, क्योंकि बैंक गेटवे के तौर पे पेमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बैंक को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि इसको प्रमोट कर सके। बैंक्स को क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है ताकि इसको प्रमोट कर सके। अब जो इसका इंसेंटिव का अमाउंट है, वो इनको पे किया जाता है। इसका जो अमाउंट है, जो सब्सिडी होता है, जो इसका अमाउंट है वो पे किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो अल्टीमेटली वो क्या बोल रहा है, जो भी इंसेंटिव्स मेटी दे रहा है टू द एक्वायरिंग बैंक्स, किसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन ऑफ रुपए एंड क्रेडिट, रुपए डेबिट कार्ड एंड लो भीम यूपीआई को प्रमोट करने के लिए जो भी दिया जा रहा है, क्या इसको क्या बोला जाता है, बैंक को बोला जाता है ठीक है आप ऐसे दो, सब्सिडाइज फॉर्म में दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो, हम आपको देंगे। वो सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करती है बैंक्स को बाद में। तो अल्टीमेटली वो जो सब्सिडी है वो सब्सिडी के नेचर की है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो सब्सिडी के नेचर की है, दैट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसलिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन नहीं होगा। तो क्या बोला है, क्या बोला गया है, द डिफरेंस दैट इज कंसिडरेशन ऑफ सच इज बीइंग पेड बाय द मर्चेंट। मान लो मर्चेंट ने 10 रुपीज पे किए, बनते थे 15, तो 5 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी के फॉर्म में दे रही है, तो सब्सिडी के फॉर्म में है, रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हम एड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट को एड ऑन नहीं किया जाता है। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए, कुछ पॉइंट्स को अगर हमने ऐड करना है तो कुछ पॉइंट्स को हमने डिडक्ट भी करना होता है। डिडक्ट करने के लिए होता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, डिडक्ट करना होता है हमने डिस्काउंट्स को। अगर डिस्काउंट गिवन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करते करते डिस्काउंट गिवन है, सप्लाई करते करते डिस्काउंट दे दिया एंड उसका इनवॉइस में वैल्यू है, उसका शोन इन द इनवॉइस, ऑब्वियस ही बात है, जब इनवॉइस में वैल्यू सप्लाई में वो दिख रहा है तभी रिड्यूस करोगे ना। अगर वो इनवॉइस वैल्यू में दिख ही नहीं रहा है तो रिड्यूस करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट ऑफ डिस्काउंट है। तो क्या बोला गया, अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट आप कब दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर बिफोर सप्लाई दे रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू इनवॉइस में दिख रही है, यस इनवॉइस में वैल्यू दिख रही है, तो डिस्काउंट आपने दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट आपने दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर सप्लाई, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर सप्लाई, आफ्टर सप्लाई आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैसे ट्रीट होगा, जस्ट अ मिनट प्लीज। अगर आप आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब मैंने आपको बोला ठीक है अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कि डिस्काउंट देगा कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है सामने वाले के एक्शन पे कि वो टाइमली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है ठीक है, लेकिन क्या वो डिस्काउंट एग्रीमेंट में पहले ही था, सप्लाई के टाइम पे पता था, बिल्कुल आपको पहले ही पता था कि अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहली बात डिस्काउंट तो दिया जाएगा आफ्टर सप्लाई, दूसरी बात क्या है, और वो जो एग्रीमेंट है, डिस्काउंट देने का एग्रीमेंट है, वो सप्लाई के टाइम पे था, बिल्कुल था, प्लस आप उस इनवॉइस से लिंक कर पा रहे हैं, बिल्कुल लिंक इनवॉइस से कर पा रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये सिनेरियो यहां तक कैसे पहुंचा, ये सिनेरियो यहां तक कैसे पहुंचा, आप मुझसे 10,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई लेकर चले गए जिसपे 10% टैक्स लगा, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज आपको जीएसटी लगा, ठीक है, आप मुझसे लेकर चले गए। इस दिन पे एक हमारी बात हुई थी, अगर टाइमली पेमेंट करोगे तो आपको आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर टाइमली पेमेंट करने आ जाओगे 10 दिन में तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बात बताओ, जिस दिन आप यहां से मेरी तरफ से चले गए, जिस दिन आप मेरी तरफ से चले गए उस दिन आपकी रिटर्न की लास्ट डेट थी, तो आपने क्या करा, आपने ये 1,000 रुपीज का आईटीसी ले लिया, आपने ये 1,000 रुपीज का आईटीसी जाके ले लिया। अब आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करने आ गए, अब आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करने आ गए, तो एक बात बताओ, 10 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट तो करने आ गए मुझे, मैंने आपको बोला मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगी, 200 रुपए का डिस्काउंट दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ कि 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगी इजी करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको डिस्काउंट दूंगी 500 का, तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, 9,500,
वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी कितनी होनी चाहिए 9500, और जीएसटी भी कितना लगना चाहिए, समथिंग लेस देन 1000। जीएसटी भी मेरा लेस देन 1000 ही लगना चाहिए, क्योंकि जब मेरी सप्लाई 10,000 की थी तो मेरा टैक्स बना 1000 रुपीज। अब मैं अगर माइनस कर रही हूँ डिस्काउंट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो रही है, तो जीएसटी भी कम होना चाहिए। अल्टीमेटली आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, ये 990 बनता था, ठीक है, 990 बनता था फॉर एग्जाम्पल। अब आपने क्या करा, आपने आईटीसी ले लिया जाके 1000 रुपया, 10,000 की वैल्यू के ऊपर जो जीएसटी बनता था आपने उसका आईटीसी ले लिया। अब आप मुझसे डिस्काउंट मांगने आ रहे हो 1000 का आईटीसी लेके, मैं आपको बोलूंगी ठीक है मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ। अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी बनती है 9500, टैक्स हमारा बनता है सिर्फ 990, लेकिन आप 1000 रुपीज का आईटीसी ले चुके हो। ये 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया उसको रिवर्स कीजिए, अगर वो रिवर्स हुआ है तभी मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, अदरवाइज मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगी। तो यही वो बोल रहा है, जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी था जो रिसिपिएंट ने पहले ही ले लिया होगा, क्या उसने उस आईटीसी को रिवर्स किया, यस, अगर किया तो आप उसको लेस कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल सी बात। अगर आपका एग्रीमेंट पहले ही था, डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है, तो जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी था, जो एक्स्ट्रा आईटीसी आप पहले ही ले चुके हो, 1000 ले चुके हो, लेकिन डिस्काउंट के बाद तो टैक्स सिर्फ बनता ही 990 था, तो अल्टीमेटली जो 10 रुपीज का गैप है, 10 रुपीज का गैप है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। 10 रुपीज का जो गैप है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया है तो अल्टीमेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है सर्टेन स्पेसिफिक डिस्काउंट। सर्टेन स्पेसिफिक डिस्काउंट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्काउंट है, देखते हैं किसका क्या करना है। अगर आता है स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ परचेजेस से वेरी करता है। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ परचेजेस से वेरी करता है। तो अल्टीमेटली क्या बोला, अगर आप 5000 की अमाउंट लोगे तो आपको 10% मिलेगा, 10,000 का लोगे तो आपको 20%, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं ना, बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी अमाउंट परचेज करो, वेरीज विद द परचेज अमाउंट। अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, आपने 5000 का माल खरीदा तो 10% में लेस कर दूंगी, अगर आपने 10,000 का माल खरीदा तो मैं 20% लेस कर दूंगी। दिस इज अ स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो जब भी ऐसा डिस्काउंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से मैं लेस कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्लियर कट उसमें पता है कि आपने इतना लिया है, इतना परसेंट मुझे आपका रिड्यूस करना है। उसके बाद आता है पीरियोडिक डिस्काउंट। पीरियोडिक डिस्काउंट क्या करता है, ईयर एंडिंग वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मैं आपको 1% का डिस्काउंट दूंगी अगर आपने पूरे साल में 10,000 यूनिट्स परचेज की हैं, 10,000 यूनिट्स परचेज की हैं। तो एक बात बताओ, जिस टाइम पे जब आप मुझसे गुड्स को लेकर जा रहे हो उस टाइम हमारा एग्रीमेंट तो था, लेकिन क्या पहले ही टाइम पे मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, नॉट पॉसिबल। क्या पहले ही मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, नॉट पॉसिबल। तो वो डिपेंड करेगा ईयर एंड पे जाके, क्या आपने इतना नंबर ऑफ अमाउंट परचेज किया है इन ईयर। अगर किया है, एग्रीमेंट पहले ही है, तो 15(3) के अकॉर्डिंग तब करेंगे। अगर आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया है, वो क्राइटेरिया पूरा कर दिया है जो अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ के आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें नोन ही नहीं है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के टाइम पे हमें पता ही नहीं क्या है, बाद में पता चलता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर ए सप्लाईज 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट टू मिस्टर्स बी। मैसर्स ए ने क्या किया, मैसर्स बी को 10,000 बिस्किट के पैकेट सप्लाई किए 10 रुपी ईच पे। आफ्टरवर्ड उसके बाद उसकी वैल्यू 9 रुपए होगी, तो 1 रुपी एक्स्ट्रा, 1 रुपी कम करना पड़ रहा है मुझे। मैंने आपको जब इनवॉइस दिया वो 10 रुपी के हिसाब से दिया, अब वैल्यू 9 रुपीज होगी, तो 1 रुपी का मुझे क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो दीज आर नॉट नोन, ऐसे ऐसे डिस्काउंट मुझे पता भी नहीं थे एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि ऐसा होने वाला है। तो दीज सेकेंडरी जो डिस्काउंट है शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। क्यों, एनडीए 15(3) की भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसे डिस्काउंट्स को हमने लेस नहीं करना होता है, क्योंकि काइंड ऑफ क्रेडिट नोट्स वगैरह हैं, तो ये हमारे लेस नहीं होंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है नो क्लेम बोनस। अब मुझे बताएंगे जिस जिसने वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा है किस किस को नो क्लेम बोनस याद है, किस किस को नो क्लेम बोनस याद है। हमने अच्छे से करा था, हमने अच्छे से करा था, बहुत अच्छे से करा था। हमने क्या देखा था नो क्लेम बोनस में? हमने नो क्लेम बोनस में देखा था कि अगर एक साल आपने मान लो आपने व्हीकल के लिए क्या लिया है, व्हीकल के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, 10,000 का आपने प्रीमियम दिया था, आपने अपनी गाड़ी को इतना वेल मेंटेन रखा कि नेक्स्ट ईयर जो इंश्योरर है, आपका एजेंट है, वो आके आपको बोलता है अरे भाई आपने बहुत अच्छा रखा था, तो मैं आपको क्या करूंगी 500 का डिस्काउंट दूंगी, आप मुझे सिर्फ 9500 पे कीजिए। पहली बात तो हमने देखी थी, क्या ये 500 जो है 500 कोई ऐसी सप्लाई इंश्योर्ड बंदे ने की है आपको ना क्लेम करने की, जिसकी वजह से आप उसको 500 रुपए का बेनिफिट दे रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने क्या बोला था? दिस नो क्लेम बोनस इज काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ओनली, डिस्काउंट ओनली। तो हमने क्या बोला था? जो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी वो नेक्स्ट ईयर में जाके 9500 नेट ऑफ द डिस्काउंट बनेगी। इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो जब भी इंश्योरर ने आपको नेक्स्ट ईयर 500 रुपीज का बेनिफिट दिया, नो क्लेम बोनस दिया, जस्ट बिकॉज आपने लास्ट ईयर में प्रीमियम को क्लेम नहीं करा, इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करा, तो उसकी वजह से जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, दिस इज इन द नेचर ऑफ द डिस्काउंट। डिस्काउंट के नेचर का है तो उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरी बात, ये 500 का जो अमाउंट है, इसको ऐसी कोई भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अब सप्लायर ऐसा पूछेगा क्या, ये 500 मुझे बेनिफिट मिला, आपने मुझे कुछ 500 का बेनिफिट दिया, क्या मैंने आपको कुछ सप्लाई करी? ना, ना क्लेम करने की ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्काउंट जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस हो जाएगा। नो क्लेम बोनस शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्रोस प्रीमियम एज अ डिस्काउंट। तो नेट प्रीमियम पे आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेट प्रीमियम वुड बी द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। यहां पे हमारे खत्म हो गया जो अनरिलेटेड पार्टी से हम डील करते थे एडिशन लेस करके। इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम चलेंगे वैल्यूएशन रूल्स की तरफ। नाउ विल मूव टुवर्ड द वैल्यूएशन रूल। एक सेकेंड का सॉरी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, देन विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। चलिए, उसके बाद आता है वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल हमारे कैसे कैसे निकलेंगे? हमने क्या बोला? अगर अगर आपने अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया है, अगर आपने अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया है प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो आपको क्या करना है? तो आपको नॉर्मल 15 के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। लेकिन अगर आपका एक भी रूल ब्रेक हो रहा है, या तो आपने कंसिडरेशन पूरा नहीं लिया है, नोट इन मनी लिया है, कंसिडरेशन नोट होल इन मनी है, या फिर आपने रिलेटेड पार्टी को सेल किया है, रिलेटेड पार्टी को सेल किया है, तो हम रूल में जाएंगे। देखो, रूल नंबर 27, 28, 29। रूल नंबर 27 बात करता है जहां पे कंसिडरेशन नॉट होल इन मनी है, जहां पे कंसिडरेशन नॉट होल इन मनी है। रूल 28 वहां पर आएगा जब आपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पार्टी को सप्लाई करा है, तो आपको ऐसे ही निकालना है, क्योंकि प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो आपको रूल 28 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। रूल 29 का यूज करना है जब आपने
एजेंट के थ्रू सप्लाई किया है, जब आपने एजेंट के थ्रू सप्लाई किया है तो आपको रूल 29 करना है, उसके बाद आ जाएगा रूल 30, 31। चलिए सीक्वेंस में फॉलो करना है, देखते हैं क्या बोल रहा है। रूल नंबर 27 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 27 क्या बोलता है, अगर आपका जो कंसिडरेशन है, अगर आपका जो कंसिडरेशन है वो नोट, अगर आपका जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट होली इन मनी, आपने मान लो मैंने क्या करा, मैंने आपको कुछ ज्वेलरी सप्लाई करी, ठीक है, आपने मुझे क्या करा 10,000 कैश दे दिया, उसके बाद आपने बोला मेरे पास एक आईफोन है ये ले लो, मतलब मेरा जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट होल्ड इन मनी, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालूंगी, तो कैसे निकालूंगी, सबसे पहली बात, जो आप ज्वेलरी बेच रहे हो, जो भी आप चीज दे रहे हो, जो भी आप चीज दे रहे हो, आप ये देखो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। यही ज्वेलरी मैं 10 बंदों को बना के बेचती हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस ही ज्वेलरी का है, तो अल्टीमेटली इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, तो ओपन मार्केट वैल्यू अगर दी है तो वो ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू अगर दी है तो वो ले लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी मुझे नहीं डिटरमाइन हो पा रही है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, मैं ये सोचती हूँ उसके बदले मैंने आपसे कम में तो डील नहीं किया होगा, उसके बदले मैंने आपसे कम में तो डील नहीं किया होगा, तो आप ये देखो आपको मनी का पोर्शन कितना मिला, प्लस प्लस आप देखो जो आपको आइटम मिली है, जो आपको आइटम मिली है उस आइटम का क्या वैल्यू है, इक्वल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन नोट इन मनी, तो मैं क्या बोलूंगी अमाउंट इक्वल, इसकी कितनी वैल्यू है, जो आईफोन मिला है उसकी कितनी वैल्यू है, प्लस 10,000 मिला के मैं बोलूंगी कि मेरी ये वैल्यू सप्लाई है। सिंपल सी बात, सबसे इजी बात, आपको मैंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन मनी में नहीं दिया, तो सबसे पहली बात मैं देखूंगी कि मेरे को, अगर मैं ज्वेलरी किसी और को भी बेच रही हूँ ओपन मार्केट में वैल्यू क्या है उसकी, उसकी वैल्यू है तो ले लो, अदरवाइज अगर आपने जो मनी में पार्ट दिया उसको ऐड कर दो विद द कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ जो भी आपने नॉन इन मनी दिया है उसकी वैल्यू क्या है वो आप ऐड कर दो। ये भी अगर अवेलेबल नहीं है, ये भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर जाना पड़ेगा सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अगर इसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी है एक जैसी ऐसी वैसी, अगर ऐसा ही फोन कहीं बिक रहा होता तो उसकी क्या वैल्यू होती, लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसकी वैल्यू होती, तो आप वो ऐड कर लोगे। वो भी अगर नहीं है, वो भी अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, 10,000 तो लोगे ही, 10,000 तो होगा ही, तो जो नॉन कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू निकालने की ट्राई करोगे रूल 30, 31 के अकॉर्डिंग, रूल 30, 31 के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू निकालने की ट्राई करोगे। रूल 30 बोलता है कि उसकी कॉस्ट निकालने की ट्राई करो और उसका 10% ऐड कर लो, वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि जो आपको बेचेगा पर्सन वो खाली कॉस्ट पे तो नहीं बेचेगा, उस पे कुछ तो प्रॉफिट कमा के देगा, तो 10% लगा लो। अगर कुछ ऐसा भी नहीं मिलता है तो 31 आप अपने रेजिडुअल रीजनेबल मीन्स ऑफ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है रूल 31 के अकॉर्डिंग आप बेस्ट जजमेंट मेथड से निकाल सकते हैं। इधर देखो सबसे पहले माइंड में सोच के चलो, माइंड में सोच के चलो, आपने किसी को ज्वेलरी बेची, आपको मिला 10,000 प्लस आईफोन, आप पहली बात तो आपको नहीं पता वैल्यू, तो सबसे पहले आप देखोगे ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस जो नॉन मॉनेटरी है उसकी वैल्यू निकल, उसकी जो ओपन मार्केट, उसकी जो मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है वो देखने की ट्राई करूंगी, उसकी मार्केट जो है उसकी जो वैल्यू क्या है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू क्या है वो दूंगी, वो भी नहीं है तो लाइक एंड क्वालिटी, वो भी नहीं है तो जो आपको पैसा मिला प्लस जो नॉन मॉनेटरी है उसको रूल 30, 31 के हिसाब से आप निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप आपको रूल नंबर 27 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 28 बात करता है सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट रिलेटेड और पर्सन अदर देन एजेंट, क्योंकि एजेंट का अलग रूल है। अब मुझे सबसे पहले एक टेस्ट दो, सबसे पहले मुझे एक टेस्ट दो, नहीं आएगा तो मुंह पे लगाना है एक चाटा। चलिए मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ, अगर अगर मेरा कोई सोल एजेंट है, अगर मेरा कोई सोल एजेंट है तो मैं उसको अपने मेरा कोई सोल एजेंट है, सोल एजेंट को जो सप्लाई की जा रही है वो सप्लाई रूल 28 के अकॉर्डिंग निकलेगी या रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग निकलेगी। सोल एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को जो सप्लाई किया है वो रूल नंबर 28 में कैलकुलेट होगा या फिर रूल नंबर 29 में कैलकुलेट होगा, एजेंट है वो इसलिए। फटाफट से मुझे बताएंगे, फटाफट से मुझे ये वाली बात आप बताने वाले हैं कि किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। जो बोलता है रूल नंबर 29, जो बोलता है रूल नंबर 29 तो वो अपने मुंह पे एक एक चाटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने सप्लाई चैप्टर पढ़ा होगा
तो वहां हमने रिलेटेड की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिलेटिव की डेफिनेशन में हमने देखा था अगर कोई सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर है दैट इज आर रिलेटिव, अगर वो रिलेटेड में आ जाता है तो अल्टीमेटली वो रूल नंबर 28 में कवर हो जाएगा। सोल एजेंट जो है, सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किस में कवर हो जाएगा? रूल नंबर 28 में कवर हो जाएगा। तो इसको स्टार मार्क करके जहां भी आपके पास बुक है उसके ऊपर लिख लीजिए। दीज आर द पॉइंट्स, जो छोटी छोटी बात हमें लगता है कि हमें सब आता है, बट दीज आर द पॉइंट्स जहां पर हम गलती करते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता, हमें लगता है यार हम तो पूरा सही करके आए थे, बट स्टिल वी आर नॉट करेक्ट हियर। तो रूल नंबर 28, अगर आप रिलेटेड डिस्टिंक्ट पार्टी को सप्लाई कर रहे हो तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। अगर ऐसा केस है तो सिंपल सी बात, ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी आपने सप्लाई किया है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट हट जाएगा क्योंकि वहां पे मनी नॉन मनी का कंसिडरेशन की बात ही नहीं थी, तो सीधा हम रूल पे आ जाएंगे, रूल नंबर सीधा हम आ जाएंगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे। फिर उसके बाद आ जाएगा रूल 3031। अगर आपने 27 अच्छे से याद कर लिया, अगर आपने 27 अच्छे से याद कर लिया कि क्या सीक्वेंस है, तो अल्टीमेटली सेकंड वाला पॉइंट यहां से हम हटा देंगे क्योंकि कंसिडरेशन नॉन कंसिडरेशन की, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की यहाँ पे बात ही नहीं है। तो सीधा ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड क्वालिटी, उसके बाद रूल 3031 की बात हो रही है, रूल 3031 की बात हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, रूल नंबर 28 में एक ऑप्शन दिया जा रहा है, रूल नंबर 28 में एक ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या ऑप्शन दिया जा रहा है टू सप्लायर? कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड कस्टमर। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपने रिलेटिव को दिया, मैंने अपने रिलेटिव को दिया, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने अपने रिलेटिव को दिया, रिलेटिव आगे अनरिलेटेड पार्टी को सेल कर रहा है, रिलेटेड आगे अनरिलेटेड पार्टी को सेल कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, मैं ए हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने प्रिंसिपल ने अपने किसको, मैंने अपने ए हूं, मैंने अपने रिलेटिव बी को दिया, हम रूल देख रहे हैं 20 नंबर 8, ठीक है 28, तो मैंने अपने बी रिलेटिव को दिया, बी ने आगे किसी सी अनरिलेटेड पार्टी को बेचा, बी ने आगे किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेचा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं ये कहूंगी कि जितने में वो अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहा है, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी को अगर वो सेल करे तो वहां तो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वहां तो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम 10% वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो एटलीस्ट 90% तो कॉस्ट होनी चाहिए ना जिसमें मैंने इसको बेचा हो, मतलब बी जो आगे सी को बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा। तो मैं क्या देखूंगी कि बी ने जितना सी को दिया, अनरिलेटेड पार्टी को उसने जितने में दिया उसका 90% प्राइस चार्ज ले लो, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड पार्टी, क्योंकि बी आखिरकार जाके मार्केट में बेचेगा, वो मार्केट में कहीं तो ऐसी जगह वो बेच रहा है जहां पे प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है, अनरिलेटेड को बेच रहा है, तो वो मैं 90% ऑफ द प्राइस ले लूंगी, 90% ऑफ द प्राइस ले लूंगी। दूसरा, अगर रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, मान लो ये जो हमने पढ़ा था, कि अगर बी पूरा पूरा आईटीसी लेगा, मतलब बी अपने नाम पे इनवॉइस देता है, तो बी जितना भी अमाउंट ले रहा है वो उसका आईटीसी लेगा, जितना भी वो ए से खरीद रहा है वो उसका क्या करेगा, बी एलिजिबल है आईटीसी, मैं मिक्स कर रही हूँ एजेंट और उसको, एजेंट की बात नहीं है यहाँ पे। अगर बी एलिजिबल है पूरा आईटीसी लेने के लिए, बी एलिजिबल है पूरा आईटीसी लेने के लिए, तो वट एवर वैल्यू ए डिक्लेयर कर रहा है वही हम वैल्यू मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो डिक्लेयर कर रहा है तो जीरो मान लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्स चार्ज करेगा, उसका इंपैक्ट आगे जाने वाला है। अगर बी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, रिसिपिएंट एलिजिबल है, तो इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी वो ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है उसी को हम मान लेंगे, जो भी वो ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है उसी को हम मान लेंगे।
ठीक है। अब बात आती है अब आप कह रहे हो कि ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर बोला ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो क्या बोलता है, ये बोलता है 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला हम प्राइस लेके उसका 90% लेंगे। क्या हो सकता है, हो सकता है, देखो दो केसेस पॉसिबल है, ये यही आइटम उठा के आगे मार्केट में अनरिलेटेड को बेच रहा हो, या फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली पहले ले रहा हो फिर मार्केट में बेच रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो हम 90% किसका लेंगे, तो 90% लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लेंगे। तो 90%, क्योंकि ज्यादा रिलायबल प्राइस कौन सा होगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का होगा। जो इससे आ रहा है वो आगे जा रहा है, से बेटर क्या है, जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मैं बाहर से ही लाके आगे बेच रही हूं तो वो ज्यादा रिलायबल होगा। तो क्या बोलता है स्टडी मटेरियल, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ द लाइक काइंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड पार्टी। तो जो भी अनरिलेटेड पार्टी को दे रहा है उसका 90% हम ले लेंगे। उसके बाद अगर वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं वो हम ले लेंगे। उसके बाद आता है एजेंट। अगर सप्लाई की गई है एजेंट को तो क्या बोला जाता है, तो कैसे निकालना है, तो ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द प्राइस चार्ज टू हिज अनरिलेटेड सप्लाई। तो लाइक एंड क्वालिटी यहाँ पे वही हो जाएगा, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज और द प्राइस चार्ज टू द रिसिपिएंट और अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट के केस में भी सेम, या तो ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर, सेम चीज चलेगी, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90%। यहाँ पर क्या हटा दिया, यहाँ पर लाइक एंड क्वालिटी का अलग से नहीं दिया, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% सीधा सीधा आ जाएगा। अगर यहाँ से भी आप नहीं कर पा रहे हो तो रूल 3031 को आप ऑर्डर में फॉलो करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो पहले आपको रूल 30 पे जाना पड़ेगा, देन रूल 31 पे। लेकिन अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो, कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो। ये थे हमारे रूल्स 20, 28, 29, 30, 31। उसके बाद अब कुछ मेजर मेजर रूल्स आएंगे, वो हम फटाफट से देख लेंगे। ये एक चार्ट बना हुआ एज इट इज, एक बार ये आप चार्ट देख लीजिएगा। देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करें, वेदर द सप्लाई इज वाइल नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड आईटीसी अवेलेबल। अगर आईटीसी उसको अवेलेबल है, हमने क्या बोला था, अगर रिसिपिएंट को आईटीसी लेना है तो फिर तो जो वैल्यू वो डिक्लेयर कर रहे हैं वही हम ओके कर देंगे, चाहे वो नीली क्यों ना ले रहा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वेदर द सप्लाईज इंटेंडेड सोल्ड बाय सच रिसिपिएंट नो, फुल आईटीसी इज एलिजिबल नो। अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यस, ओपन मार्केट है तो वो ले लेंगे, लाइक काइंड एंड क्वालिटी है तो वो ले लेंगे। अगर नहीं तो हमने क्या बोला, फिर हम क्या करेंगे, रूल 3031 पे चले जाएंगे, रूल 3031 पे हम चले जाएंगे। ओपन मार्केट, लाइक काइंड, रूल 3031 पे हम चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर आपने एज इट इज गुड्स इंटेंट, मतलब वो सामने वाला पर्सन एज इट इज गुड्स को दे रहा है, एज इट इज अगर वो गुड्स को दे रहा है, यस, तो 90% ऑफ द लाइक एंड क्वालिटी, जो वो आगे अनरिलेटेड पार्टी को गुड्स दे रहा है उसका 90% हम ले लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर उसको एज इट इज आगे गुड्स को वो बेचता है तो जितने में वो आगे एज इट इज बेच रहा है उसका 90% ले लो। अगर वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो जो वो बोल रहा है वो ले लो, अगर नहीं तो आप ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर आप रूल 3031 पे चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, अभी हम वो कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात आती है रूल नंबर 31A। 31A सबसे पहले बात आता है लॉटरी बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग का अगर केस है तो आप कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। लॉटरी बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग का केस है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने वाले हैं। देखो, अगर केस है लॉटरी का,
अगर केस है लॉटरी का, ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट ऑर्गेनाइज कर रही है उसको, तो क्या करेंगे आपने, सिंपल सी बात, जो भी फेस वैल्यू ऑफ टिकट है, जो भी फेस वैल्यू ऑफ टिकट है या फिर ऑफिशियल गजट में प्राइस है, फेस वैल्यू ऑफ टिकट है या फिर ऑफिशियल गजट में जो प्राइस है, दोनों का हायर निकाल लेंगे, दोनों का हायर निकाल लेंगे। और हम ये मानते हैं जिस प्राइस पे वो लॉटरी टिकट बिक रही है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी ऑफ 28%। जिस प्राइस पे वो बिक रही है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी ऑफ 20%। तो जिस प्राइस पे दोनों में से जो हायर होगा, तो हम उसको एक्सक्लूसिव, हम उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, तो डिवाइड बाय 128 इंटू 100 करके हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, क्योंकि जो वैल्यू पे वो हायर वैल्यू पे बिक रही है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, वो 128 रुपीज की वैल्यू है, तो इंटू 100 करके हम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। तो हायर ऑफ द टू अमाउंट्स, कौन सी टू अमाउंट्स, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या फिर प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। अगर बात आती है बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, उसके बाद बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग की अगर बात आती है, तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट अमाउंट पेड टू द टोटल सेटर, तो जितना भी आप पे करे उसका 100% ऑफ द फेस वैल्यू ले लेंगे। लॉटरी के टिकट में, लॉटरी के केस में आपको 128 इंटू डिवाइड बाय 128 इंटू 100 करना है, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग के केस में ये करना है। तो अब आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए, आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए, एक्शनेबल क्लेम में तो 6 आइटम्स टैक्सेबल थी, क्या था, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग था ना, तो ये सब चीजें थी, और कसिनो, ये सब चीजें थी। हमने लॉटरी भी कवर कर दिया, बेटिंग भी कर दिया, गैम्बलिंग भी कर दिया, हॉर्स रेसिंग भी कर दिया। अब रह गया ऑनलाइन मनी गेमिंग और कसिनोज। इसके केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, इसके केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए अलग से रूल ऐड किया है। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी, तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग का वैल्यू सप्लाई कैसे निकलेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या होता है, जितना भी अमाउंट आप क्या करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे, जो भी वर्चुअल एसेट है, जितना भी अकाउंट आप ऐप में डिपॉजिट कराएंगे, दैट ऑल विल बी ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मान लो आपने 10,000 ऐप में डिपॉजिट कराया, आपने खेला, जो भी था, अब आपका क्या करा, 5,000 अभी भी बचा हुआ है, यू वांट टू विड्रॉ दैट अमाउंट अगेन। तो अगर आप किसी भी अमाउंट को रिफंड करा रहे हैं, रिटर्न हो रहा है, तो अगर ऐसा आप फिर से विड्रॉ करते हैं, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं करेंगे। द वंस यू हैव डिपॉजिटेड इट इनटू द अकाउंट, तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने पैसा डाला, आपने उसे 5,000 और जीत लिया, अब ये 5 का कुछ वैल्यू नहीं है, जितना जितना आप अकाउंट में डालते जाएंगे, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो आप अंदर जो मर्जी चेंजेस करो, एक बार डाल के चाहे निकालो, बट वंस यू हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द अकाउंट, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वो क्या बोल रहा है, देखो, टोटल अमाउंट पेड और पेबल डिपॉजिटेड विद द सप्लायर, आपने एक बार डिपॉजिट कराया इंक्लूडिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और बाय ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, एक बार उसमें डिपॉजिट हो गया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया। हाउएवर, एनी अमाउंट रिटर्न रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर, किसी भी रीजन से आपने बहुत सारा जीता, 10 का 20 बना लिया, अब आपने सोचा मैं 20 बाहर निकालूंगा, बाहर रिटर्न हो गया, पैसा रिफंड हो गया, नो, नाउ यू वोंट बी एबल टू क्लेम एज अ डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो आप उसको डिडक्ट नहीं करोगे, एक बार 10 गया तो 10 ही जाएगा, आप अंदर जितना मर्जी कमाओ, बाहर निकालो, कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो भी अमाउंट रिटर्न या रिफंड होगा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट नहीं करेंगे। आप चाहे पूरा वापस निकालो, वंस इट इज गोन, इट इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो क्या बोला, हाउ एवर एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर, कोई भी सप्लायर प्लेयर को वापस दे रहा है किसी भी रीजन से, या फिर आप यूज नहीं कर पा रहे, whatsoever including the player not paid or deposited with the supplier for participating shall not be deducted। मतलब कुछ भी पैसा वापस बाहर आ रहा है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट नहीं होगा। आप ये नहीं कहोगे कि 10,000 मैंने पूरा तो खेला नहीं, सिर्फ 5 का खेला, तो 5 मेरा बच गया, वापस दे दो मुझे, नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 ही मानी जाएगी। वंस यू हैव डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट, मतलब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया, इतना याद रखिएगा।
31 देखो क्या था, 31A था वहां पे जो हमने रूल पढ़ा था। अभी 2 रूल और इंस्टर्ट कर दिए गए हैं, एक ऑनलाइन मनी गेमिंग का और एक कसिनो में। अब कसिनो में खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोकन चिप्स वगैरह परचेज करने पड़ते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो जितने भी अमाउंट के आपने टोकन चिप्स टिकट वगैरह परचेज किए, किसी भी नाम से आपने परचेज किया, जो भी अमाउंट आपने परचेज किया अंदर खेलने के लिए, वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू डू, तो वो भी जितना अमाउंट आपने ऐड किया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो उसके बाद ही वही बात करें, जितना भी रिफंड हुआ आपके बच गया, वापस आपने बैक लिया, अमाउंट आपने वापस कराया, कुछ भी रिटर्न कराया, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया है फॉर एनी ऑफ द पर्पज, चाहे वो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, चाहे वो एक्शनेबल क्लेम है, सॉरी वो चाहे वो कसिनो में आपने कुछ भी खेलने के लिए लिया, कैसीनो के लिए आपने क्या करा, चिप्स परचेज किए, टिकट परचेज किया आपने अंदर बेट्स वगैरह लगाने के लिए, वट एवर यू हैव डिपॉजिटेड वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द सप्लाई। किसी भी नाम से, नाम की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने खरीदा और रिफंड करोगे, बाहर निकालोगे, वो डिडक्ट नहीं होगा। एक बार डिपॉजिटेड ऑलवेज मेड अ वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं। क्या बोला गया है, सबसे पहली बात आती है, अगर अगर आपने सेल ऑफ, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी किया इंक्लूडिंग द मनी चेंजेस, अगर आपने सेल और, देखो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपको रूल से ही डिटरमाइन करनी है। सबसे पहला उसमें आ जाता है परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग द मनी चेंजिंग। फॉरेन करेंसी का आपने जो परचेज सेल किया है, दो तरह के मेथड है, दो तरह के मेथड है, एक है मेथड नंबर 1, एक है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, मेथड नंबर 1 बोलता है, अगर अगर आप मेथड नंबर 1 देखते हैं, मेथड नंबर 2 जो है वो ऑन एन एवरेज पूरे के ऊपर एक है। मेथड नंबर 1 स्पेसिफिक है, क्या बोलता है मेथड नंबर 1, चलिए देखते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। मेथड नंबर 1 बोलता है, मेथड नंबर 1 में केस नंबर 1, अगर ट्रांजैक्शन, पहली बात तो केस क्या है, अगर फॉरेन करेंसी से परचेज सेल का केस है तो आपको देखना है। मेथड नंबर 1 बोलता है, अगर ट्रांजैक्शन ऐसी की गई है जहां पे करेंसीज इन्वॉल्व जो हैं वो इंडियन रुपीज है, करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज है, सॉरी 1 सेकेंड, कुछ एक सेकेंड। क्या बोलता है, ऐसी ट्रांजैक्शन आपने की है जहां पे करेंसीज जो एक्सचेंज है इज इंडियन रुपीज, करेंसी एक्सचेंज आपने किसकी की है, इंडियन रुपीज की है, तो आप क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो अगर आपको रेफरेंस रेट भी अवेलेबल है, अगर आपको रेफरेंस रेट भी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट माइनस जो भी आपने सेल परचेज किया इनटू नंबर ऑफ द करेंसीज, इनटू नंबर ऑफ द करेंसीज आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द सप्लाई हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द सप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर देखो क्या है, फॉर एग्जांपल देखो आपने क्या करा, मिस्टर दोषी ने क्या करा, कन्वर्ट किया 100 यूएसडी को इंटू 7400 के हिसाब से, तो और जो आरबीआई का रेफरेंस रेट था वो था 75। तो आरबीआई का रेफरेंस रेट, पहली बात तो करेंसी इन्वॉल्व क्या है, इंडियन है, बिल्कुल है। आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, बिल्कुल है। आरबीआई का रेफरेंस रेट था 75, आपने किया 74 इंटू 100, जितना आपने नंबर ऑफ द करेंसी को आपने एक्सचेंज किया है तो वो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द सप्लाई। इन केस अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप देखोगे कितना अमाउंट आपका इंडियन करेंसी में आया, कितना अमाउंट आपका इंडियन करेंसी में आया, 100 इंटू 74, तो उसका 1% क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ द सप्लाई बन जाएगा। सिंपल सी बात, अगर अगर इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है एंड आरबीआई का रेफरेंस रेट भी अवेलेबल है, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस जितने में आपने करा है डील,
इनटू नंबर ऑफ द करेंसीज परचेज। वहीं अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो ग्रोस अमाउंट को, उसका 1% वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसका 1% वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द सप्लाई। नंबर 2 आता है अगर आपके पास इंडियन करेंसी ही इन्वॉल्व नहीं है, इंडियन करेंसी ही आपका नहीं है, आपने क्या करा, डॉलर से पाउंड्स में कन्वर्ट कराया, तो आप क्या करो, दोनों को पहले इंडियन में कन्वर्ट कर दो, दोनों को इंडियन में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, यूएस डॉलर 9000 को कन्वर्ट कराया यूके 4500 पाउंड्स में, तो आप दोनों को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो, दोनों का सेपरेट रेट है, कन्वर्ट करके विच एवर इज लेसर उसका 1% ले लो, कन्वर्ट करके विच एवर इज लेसर उसका 1% ले लेंगे यहां पर। तो ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मेथड नंबर 2 बात करता है एक जो स्लैब रेट के हिसाब से। मेथड नंबर 2 क्या बात करता है, स्लैब रेट वाली बात करता है। वो बोलता है आप देखो आपने कितनी करेंसी एक्सचेंज कराई है, उस अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर आपका करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीज है, अगर आपका करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीज है, तो 1% ऑफ द ग्रोस करेंसी एक्सचेंज और 250 विच एवर इज हायर, मान लो आपने एक्सचेंज कराया ओनली 50,000 का, 50,000 का एक्सचेंज कराया आपने, तो आप 1% ले लो, 1% ले लो, 500 रुपीज और 250 विच एवर इज हायर आपका वैल्यू ऑफ द सप्लाई हो जाएगा। वहीं अगर आपने 1 लाख से ज्यादा अप टू 10,000, अब मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख तक आपने करेंसी एक्सचेंज कराया है, तो सिंपल सी बात, ऊपर 1 लाख तक तो मैक्सिमम कितना बन रहा है, 1 लाख का 1% करो 1000 बन रहा है, ऊपर से 1000 तो आ जाएगा, प्लस जो एक्सेसिव अमाउंट है, मतलब जो 9 लाख रुपीज की अमाउंट है, उस पे 0.50% का लग जाएगा। मतलब ये दिस इज अ काइंड ऑफ स्लैब, ऊपर जितना कैलकुलेट हुआ बचे हुए का नीचे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपने मोर देन 1 लाख कराया है तो 1 लाख के ऊपर तो आपका फिक्स हो गया, ऊपर 1% कितना हो गया, 1000, प्लस जो एक्सेसिव अमाउंट है, मान लो आपने 9 लाख का कराया, तो 1 लाख का तो ऊपर कैलकुलेट हो गया, और जो एक्सेसिव अमाउंट है 8 लाख का, उसका 0.50% आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख तो आप ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हो। अगर आप एक्सीडिंग 10 लाख कराते हो, तो 10 लाख तक तो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो। 10 लाख तक कैसे कैलकुलेट कर चुके हो, 1 लाख तक हो गया 1% मतलब 1000, और उसके बाद 9 लाख पे आपने कहां कैलकुलेट किया होगा, 9 लाख पे कैलकुलेट किया होगा 0.50%, तो 4500, तो 10 लाख तक तो हो गया 5500, प्लस जो बाकी बच गया, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख का आपने किया, तो 2 लाख पे 1% करोगे जितना आया, और 60,000 विच एवर इज लोअर, मतलब इससे ज्यादा तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनानी है। तो इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करो। अगर मेथड नंबर 1 बोलता था इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, और उस इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है एंड आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस जो आपका रेट था डीलिंग का इनटू नंबर ऑफ द करेंसी सेल परचेज, वो आ गया। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके 1% ले लो। नंबर टू केस था उसमें, अगर करेंसी आपके पास इंडियन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है, आपने यूके टू पाउंड, पाउंड टू यूके, सॉरी पाउंड टू डॉलर आपने कन्वर्ट कराया, तो दोनों को इंडियन में कन्वर्ट करो, विच एवर इज लोअर का 1% ले लो। मेथड नंबर 2 बोलता है स्लैब रेट, वो क्या बोलता है, अगर आपने अप टू 1 लाख तक करेंसी एक्सचेंज कराया है, अप टू 1 लाख तक करेंसी एक्सचेंज कराया है, तो 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट और 250 विच एवर इज हायर। उसके बाद ग्रेटर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, तो क्या करना है, ऊपर वाले का तो आपका 1000 क्लियर हो जाएगा, प्लस 0.50% ऑफ द एक्सेस, मतलब अप टू 10 लाख तक पूरा करने के लिए 1 लाख तक का तो आपने ऊपर फिक्स कर दिया, तो 10 लाख तक जितना एक्सेस हुआ है उसका 0.50%। उसके बाद अगर एक्सीडिंग 10 लाख है तो 5500 प्लस 0.1%, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले में उसने बोला था कि 250 हायर, मतलब मिनिमम, सबसे पहले में उसने मिनिमम अमाउंट फिक्स की थी, एटलीस्ट 250 तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बनानी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या बोला था, विच एवर इज हायर। लेकिन जैसे जैसे एक्सेसिव अमाउंट पर पहुंचे, उन्होंने बोला कि एक मिनिमम फिक्स भी करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लोअर विच एवर इज, मतलब मैक्सिमम अमाउंट फिक्स करी कि इतना ही आपका हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो विच एवर इज लोअर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है अगर क्या है, सर्विसेज दी जा रही है बुकिंग ऑफ एयर ट्रैवल टिकट की, एयर ट्रैवल टिकट एजेंट के केस में कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, आपने ध्यान रखना है, हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिक फेयर पे निकलेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा बेसिक फेयर पे निकलेगी, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया हो।
अगर आपकी डोमेस्टिक एयर ट्रेवल है तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर, अगर इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर आ जाएगा, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ बेसिक फेयर का लेना है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो आपको सिर्फ बेसिक फेयर का परसेंटेज निकालना है। 5% इन केस ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रेवल एंड 10% इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। उसके बाद आ जाता है अगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। अगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, दैट वुड कंप्लीटली डिपेंड ऑन किस टाइम की पॉलिसी है, किस टाइप की पॉलिसी है उस हिसाब से निकलेगी। अगर ऐसी पॉलिसी है, अगर ऐसी पॉलिसी है जो ड्यूअल बेनिफिट दे रही है, रिस्क का भी इन्वेस्टमेंट का भी, हम कहते हैं ना कि ठीक है इन्वेस्टमेंट और रिस्क, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं जो रिस्क का भी बेनिफिट दे रही है, इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट दे रही है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, जितना भी आपने प्रीमियम चार्ज किया है लेस कर दो ग्रोस अमाउंट एलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर सच एलोकेशन। आपको बोला जाता है कि ठीक है 10 लाख का आपसे प्रीमियम ले रहे हैं, ऐसी पॉलिसी है जिसमें 5 लाख का तो सीधा सीधा क्या है इन्वेस्टमेंट पे एलोकेट हो रहा है, तो बचा हुआ 5 लाख क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो अगर ऐसी पॉलिसी है जिसके ड्यूअल बेनिफिट है, रिस्क भी इन्वेस्टमेंट भी, तो ग्रोस प्रीमियम जितना चार्ज किया माइनस कर दो एलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट, जितना उसमें से एलोकेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया, आपको बताया गया एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी, वो आप लेस कर दोगे। उसके बाद सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम जाता है, एक ही प्रीमियम है तो 10% ऑफ द पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेट। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट बताया जाता तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रीमियम से हम लेस कर देते उसको सेविंग को। अगर ऐसा बताया ही नहीं गया, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10%। अगर 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 क्या है, अगर क्या है रिस्क पॉलिसी सिर्फ रिस्क कवर कर रही है तो सारा का सारा प्रीमियम उसमें आ जाएगा, सारा का सारा प्रीमियम वैल्यू सप्लाई में आ जाएगा। अगर उसके बाद जो कोई केसेस बच गए, अगर कोई केसेस बच गए तो टैक्सेबल वैल्यू क्या मानी जाएगी, 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, उसके बाद 12.5%। इधर देखो, अगर सारा का सारा रिस्क है तो पूरा का पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर अगर आपको बताया गया है कि कितना पोर्शन इन्वेस्टमेंट का है तो पोर्शन में से, ग्रोस प्रीमियम में से आप इन्वेस्टमेंट का पोर्शन हटा दो, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10%, बाकी जो केसेस बच गए 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा पहले साल में, और 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज उसके बाद के सालों में वैल्यू ऑफ द सप्लाई बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। अगर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल की जा रही है, सेकेंड हैंड गुड्स में अगर डील किया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, अगर सेकेंड हैंड गुड्स में डील किया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। मान लो ए के पास फर्स्ट हैंड गुड्स था, बी के पास आया, फिर उसके पास सी के आया, ठीक है सेकेंड हैंड गुड्स था। अब क्या हुआ, अगर अगर आईटीसी अवेल किया जा रहा है, अगर आईटीसी अवेल किया जा रहा है, मान लो बी के पास बी ने सेकेंड हैंड गुड्स बेची, लेकिन बी ने क्या करा, बी के पास आईटीसी, बी ने आईटीसी लिया था, बी ने जब उस गुड्स को खरीदा था तो बी ने उसका आईटीसी लिया था, बी ने उसका आईटीसी लिया था। जब आपने उसका आईटीसी लिया है तो नॉर्मल आप उसको सेल वैल्यू पे आपको वैल्यूएशन दिखानी है, नॉर्मल सेल वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे आपको वैल्यूएशन करनी है। लेकिन क्या हुआ, एक सेकेंड प्लीज। तो क्या हुआ, आपने जब उस गुड्स को खरीदा तो आपने आईटीसी लिया ही नहीं, आपने आईटीसी लिया ही नहीं तो आपको टैक्स का बेनिफिट तो मिला ही नहीं। तो जो मार्जिन होगा, मतलब आपने लिया 10,000 पे, आपने बेचा 15,000 पे, तो 10,000 का आईटीसी का बेनिफिट तो आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है, जो वैल्यू जनरेट हुई है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इधर देखो, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में आपको क्या याद रखना है, अगर उस पे आईटीसी लिया गया था, आप नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आईटीसी ले रहे हो, तो सिंपल जैसे वैल्यूएशन करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई में 15 के अकॉर्डिंग आप वैसे कर दीजिए।
अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो आपको क्या करना है, मार्जिन स्कीम में जाना है। मार्जिन स्कीम में जाना, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जितना अमाउंट होगा सिर्फ आपको वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाना है, सिर्फ आपको वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाना है। अगर सेलिंग प्राइस कम है, मतलब आप नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप उसको इग्नोर कर दोगे, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। CGST on second hand goods received from unregistered supplier is exempt। ऑब्वियस सी बात है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। A company X Limited which deals and buying in the second hand cars purchase a second hand Maruti Alto car। ओरिजिनली वो कितने की थी, 5 lakhs की थी, उसने 3 lakhs परचेज किया फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इट इंक्लूड्स 30,000 और माइनर फर्बिशिंग, उसने कुछ किया उसके ऊपर और बाद में बेच दिया 3,50,000 पे। द कंपनी ने कोई भी आईटीसी नहीं लिया है, कंपनी ने कोई भी आईटीसी नहीं लिया है, तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई कितना होगा, वैल्यू ऑफ द सप्लाई कितना रहने वाला है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ द सप्लाई कितना रहने वाला है, 50,000। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द परचेज प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द परचेज प्राइस रहने वाला है। 3,50,000 में सेल किया था, 3 में उसने खरीदा था। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द परचेज प्राइस वुड बी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द सप्लाई हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, परचेज person who purchased the second hand goods after the payment of the tax to the supplier are governed by this valuation only। जब आईटीसी नहीं लिया गया, ऑब्वियसली बात है, जब आईटीसी नहीं लिया तभी तो आप मार्जिन स्कीम में आ रहे हो। आईटीसी ले लिया तो आपके लिए तो नॉर्मल बिजनेस है, सेलिंग पे आप नॉर्मल निकालो, तो मार्जिन स्कीम तभी अवेलेबल है सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय अ पर्सन डीलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। फर्स्ट हैंड गुड्स में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स के केस में ऐसा होगा। अब आ जाते हैं ओल्ड यूज्ड मोटर व्हीकल। ओल्ड यूज्ड मोटर व्हीकल के केस में क्या होगा, डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू द ओल्ड यूज्ड मोटर व्हीकल। मान लो इन केस एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इधर देखो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, जिसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, वो परचेज वैल्यू क्या लेगा, वो परचेज वैल्यू क्या लेगा, वो लेगा कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू, माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू। अगर कंसिडरेशन लेस देन डेप्रिसिएशन है तो उसको इग्नोर कर दो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर ओल्ड यूज मोटर व्हीकल का केस है, सिंपल सी बात है, क्या किया गया, पहले उस पर वैल्यू क्या लोगे, उसको डिडक्ट करने की वैल्यू क्या लोगे, सेलिंग प्राइस तो लोगे, माइनस परचेज वैल्यू क्या लोगे, तो जैसे जैसे उसका कंसिडरेशन जितना था माइनस डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ वो लेस कर दो, वो आ जाएगा। अदर देन केस में सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस आ जाएगा। अब ये पॉइंट देखो, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। मान लो क्या होता है, आप बहुत सारे केसेस में आप क्या करते हो, ईएमआई पे आप व्हीकल लेके आते हो, इन केस यू आर नॉट एबल टू पे द ईएमआई, तो आपका व्हीकल बैंक वाले रीपोजेस कर लेते हैं, बैंक वाले आपका व्हीकल क्या कर लेते हैं, रीपोजेस कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, आपने डिफॉल्ट किया, यू आर ए डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड आप अनरजिस्टर्ड हो, यू आर ए डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो। अब बैंक आपसे लेके सेकंड हैंड गुड्स को बेच रहा है, बैंक मान लो कोई आपसे लेके सेकंड हैंड गुड्स को बेच रहा है, यू आर ए डिफॉल्टिंग प्लस अनरजिस्टर्ड, डिफॉल्टिंग भी थे आप, अनरजिस्टर्ड भी थे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस तो उनके पास होगा, बैंक वालों के पास सेलिंग प्राइस तो होगा, लेकिन परचेज प्राइस वो कैसे निकालेंगे, परचेज प्राइस वो निकालेंगे, परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर, आपको कितने का पड़ा था, -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, डेप्रिसिएशन के नाम का 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करके आप उसको वैल्यू मना लेंगे, वो आपकी परचेज वैल्यू बन जाएगी। ध्यान रखना 5% जो है एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ है। मान लो आपने जून में लिया, जून फिर जुलाई अगस्त, तो आप क्वार्टर के हिसाब से पार्ट क्वार्टर चलोगे, तो जून एक क्वार्टर, पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ये फिर 2 क्वार्टर आ गए। आपने ये नहीं करना जून जुलाई अगस्त 3 महीने थे एक क्वार्टर, नो, यू हैव टू कंसीडर द 5% एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, हर क्वार्टर का और उसका पार्ट लेके चलना है, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ आपने करना है, तो वो लेस करके आप 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ करके आप उसकी परचेज वैल्यू निकालोगे, तो सेल माइनस परचेज हो जाएगा। अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर रजिस्टर्ड है, डिफॉल्टिंग बोरोवर अगर रजिस्टर्ड था, तो रीपोजेसिंग लेंडर रजिस्ट्री विल डिस्चार्ज द जीएसटी एट द टाइम विदाउट रिडक्शन फ्रॉम द
एक्चुअल और नोशनल प्राइस। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जीएसटी देना पड़ेगा एट अ सप्लाई विदाउट एनी रिडक्शन। तो एट अ सप्लाई वैल्यू पे ही उनको जीएसटी देना पड़ेगा। उसको तो ये नहीं करना कि 5% डेप्रिसिएशन के नाम का लेस कर दो, ऐसा वो नहीं करने वाला है। आई होप आपको इतना समझ में आया हमने क्या पढ़ा। हमने सिंपल सी बात देखी, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में अगर आप आईटीसी लेते हो तो आपका वैल्यू ऑफ द सप्लाई नॉर्मल, अगर आप आईटीसी नहीं लेते हो तो मार्जिन स्कीम आपको अप्लाई करनी है। सेल माइनस परचेज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद ये बोला गया ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल के केस में अगर डेप्रिसिएशन लिया गया है इनकम टैक्स में तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू कैसे निकलेगी, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को क्या लिखा गया एक बार ये भी पढ़ लो, आपको और क्लैरिटी हो रही है। डिफरेंट रेट्स ऑफ द टैक्सेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ओके अपॉन द साइज एंड इंजन and value of the supply in such cases when ITC is not availed, value of the supply when ITC is not availed and value is represent of the margin of the supplier on the supply of such good as follow। तो आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, लेस करके निकालनी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेस करके आपको निकालनी है। अगर आपका लेस करके निकालनी है, अदरवाइज अगर आपका नहीं आपने क्लेम किया तो सीधा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस आपका वैल्यू ऑफ द सप्लाई आने वाला है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रीपोजेस के टाइम पे परचेज वैल्यू क्या लेंगे। उसके बाद आता है कुछ अगर कूपन वगैरह रिडीम हुए हैं, अगर आपके पास कुछ रिडीमेबल कूपन वगैरह है तो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द टोकन वाउचर कूपन स्टैम्प which is redeemable against a supply of the goods is equal to the money value of the goods। तो कितनी उसकी वर्थ है रिडीमेबल की, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। if 1500 वर्थ ऑफ अ मील कूपन आर सप्लाइड बाय टैक्सेबल पर्सन, तो जितनी उसकी वर्थ है जितने में वो रिडीम होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ द सप्लाई। उसके बाद क्या बोला गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय नोटिफाइड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो नोटिफाइड क्लास के केस में वो नील लेंगे अगर आईटीसी अवेलेबल है, इसको रहने दो, बाकी आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद आता, चलिए नेक्स्ट है अपना प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के लिए आई विल टेल यू आई मेड अ सेपरेट वीडियो जो कि यूट्यूब पे है विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक सेपरेट 13-14 है 15 मिनट्स के अराउंड एक वीडियो है, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस वी हैव डन देयर, तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है ये एक पॉइंट है, ये मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई के साथ समझाऊंगी। उसके बाद आती हैं कुछ और चेंजेस दैट आई विल टेल यू, हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेंगे। क्या बोलता है सबसे पहले बोलता है value of the supply in case of personal guarantee given by director and the corporate guarantee given by the related person। देखिए क्या होता है, एक होता है मान लो अगर कोई डायरेक्टर बैंक को क्या कर रहा है, पर्सनल गारंटी दे रहा है, बैंक को पर्सनल गारंटी दे रहा है रिगार्डिंग द लोन, पर्सनल गारंटी दे रहा है रिगार्डिंग द लोन। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन लेना चाहती है बट दैट इज नॉट अ कैपेबल इनफ, उसको गारंटी बैंक कह रहा है हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमें तो गारंटी दो। तो अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। सबसे पहली बात आ जाती है, अगर डायरेक्टर ऑब्वियस सी बात क्या है, रिलेटेड पर्सन अगर डायरेक्टर है तो अल्टीमेटली वो रूल नंबर 28 के हिसाब से उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी चाहिए, रूल नंबर 28 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी चाहिए उसकी, राइट। लेकिन क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ठीक है विदाउट कंसिडरेशन, मान लो फॉर एग्जांपल एक बार और मैं आपको बताती हूँ, जो डायरेक्टर ने जो पर्सनल गारंटी दी है हमारे माइंड में बहुत क्लियर आता है। सबसे पहली बात तो वो रिलेटिव है, वो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन जाएगी चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, तो हम रूल 28 करके वैल्यू निकालेंगे, दैट इज क्लियर, यहां तक हमारा सोचना सही है। लेकिन हमें यह पता होना जरूरी है कि आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली थी
आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है कि जब भी, आरबीआई की गाइडलाइन है कि जब भी डायरेक्टर कोई पर्सनल गारंटी दे रहा है तो वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा फ्रॉम द नो कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जाएगा बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जब हम रूल 28, जब हम रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालने जाएंगे, जब हम रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, जब हम रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। लेकिन जब हमें ये पता ही है कि आरबीआई ने जीरो कर रखा है, आरबीआई ने बोला है कोई भी चार्ज नहीं होगा पर्सनल गारंटी के केस में डायरेक्टर इज गिविंग, तो ओपन मार्केट वैल्यू जीरो होगी। जब ओपन मार्केट वैल्यू जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। तो पर्सनल गारंटी के केस में कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई रिलेटिव वगैरह क्या करता है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, लेकिन वहीं अगर कोई रिलेटिव वगैरह क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, उसके बदले को चार्ज कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स पर्सनल गारंटी, हियर इट इज अबाउट द कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी अगर दी जा रही है तो हमें क्या देखना है, कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होने वाला है 1% ऑफ द गारंटी और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। गारंटी का 1% देखिए और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, एक्चुअल कंसिडरेशन जो दिया गया है, लिया गया है, और गारंटी का 1% विच एवर इज हायर वुड बी द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं, पर्सनल गारंटी के केस में अगर डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है तो आरबीआई ने ऑटोमेटिकली उसको जीरो किया है कि कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। जब कोई भी कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किया जा रहा है तो ओपन मार्केट वैल्यू वुड बी जीरो, हेंस द टैक्सेबल वैल्यू वुड आल्सो बी कम टू द जीरो। लेकिन अगर वही कॉर्पोरेट गारंटी का केस है, कॉर्पोरेट गारंटी का केस है तो 1% ऑफ द सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर हम क्या करेंगे, सब टैक्सेबल सप्लाई में ले लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ले लेंगे। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन थी इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन थी। एक है मान लो हेड ऑफिस, एक है ब्रांच ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दे रहा है तो अल्टीमेटली वो भी रिलेटेड पार्टी की सर्विसेज होंगी। हेड ऑफिस अगर ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी की सर्विसेज होंगे, राइट। मतलब रूल 28 लगेगा। रूल 28 में एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी, अगर आईटीसी लेने के लिए पर्सन एलिजिबल है तो जो भी डिक्लेयर किया जाएगा दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एज अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो ये क्या डाउट था, यहाँ पे इशू क्या था, क्या इशू था, इशू ये था कि जब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दे रहा है, देखो वेयर द हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस, जिसमें आईटीसी फुल्ली अवेलेबल है ब्रांच ऑफिस को, लेकिन क्या हो रहा है, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिस विद रिगार्ड टू वेरियस सर्विसेज लाइक सैलरी कोस्ट, कुछ इंटरनल कोस्ट है जिसके रिगार्डिंग वो क्या कर रहा है, इनवॉइस ही इशू नहीं कर रहा है। तो क्या इनवॉइस इशू करना जरूरी है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो क्या वैल्यू सप्लाई लेंगे, तो सिंपल सी बात ये बोली गई, अगर ऐसा केस है फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, अगर सामने वाला बंदा फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है जितनी आप सेल वैल्यू दिखाओगे उतना उसका परचेज आएगा। मान लो आपने 1000 का सेलिंग में आईटीसी दिखाई है, 1000 का आईटीसी परचेज में ले लेगा तो वो नलिफाई हो जाता है, वो आइटम नलिफाई हो जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर सामने वाली पार्टी आईटीसी के लिए एलिजिबल है और हेड ऑफिस ने कुछ भी नहीं दिखाया, इनवॉइस में दिखाई नहीं है कुछ आइटम्स, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू निल मान लो। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला पर्सन आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो अगर वो कम वैल्यू शो करेगा तो सामने वाली उसकी पार्टी को आईटीसी भी तो कम ही मिलेगा ना। तो अगर ऐसा केस है वो पर्सन आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो आप चुप करके वैल्यू को क्या कर लो, निल करवा लो, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू उसकी क्या कर लो, निल ले लो, उसको निल लेके चलो, बिकॉज सामने वाली पार्टी को वो एटलीस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। कम अगर सामने वाला सप्लाई करेगा तो रिसीविंग पार्टी को भी कम आईटीसी ही मिलेगा। उसके बाद अगर वो क्या है, अगर उसको एलिजिबल ही नहीं है, अगर एलिजिबल ही नहीं है सामने वाली पार्टी उसके लिए, तो क्या देखो क्या बोल रहा है, इफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिस। ठीक है, आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपल रूल के हिसाब से चलेंगे ना, ओपन मार्केट वैल्यू हमने क्या देखा था, हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, वेदर द कॉस्ट ऑफ अ सैलरी इन्वॉल्व
अब आप करो ना करो, जब आप ओपन मार्केट वैल्यू उसकी ले रहे हो तो उसमें कवर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर इनवॉइस की बात करनी, वो क्या कह रहा है, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को कुछ जनरेटेड सर्विसेज इंटरनेट दे रहा है तो कोस्ट ऑफ द सैलरी, जो भी एम्प्लॉइज की कोस्ट है इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेट सर्विसेज इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडिंग वाइल द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज वेयर द फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। अरे भाई तो हम रूल के हिसाब से चलेंगे ना, तो सेपरेटली इनवॉइस की वैल्यू कैलकुलेशन की बात ही नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात, आप ये चलोगे कि ये नेसेसरी नहीं है। आप रूल के हिसाब से चलोगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। अगर आपने वो रूल पढ़ा अच्छे से तो आपको लॉजिकली समझ आने वाली हैं चीजें। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है कि जीएसटी जो है एप्लीकेबिलिटी ऑन द सप्लाई ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी, मॉल, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मान लो आपको बंडल ऑफ सर्विसेज के साथ, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, आपको वेरियस सर्विसेज के साथ इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज भी दी जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई है। मान लो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दी, उसके साथ आपको मेंटेनेंस सर्विसेज दी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, तो वो कंपोजिट सप्लाई है। मींस द होल ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वो किस पे रेट होगी, प्रिंसिपल रेट पे टैक्स होगी। चाहे भले ही आपको वो बाद में टुकड़ों में दे रहा हो, भले ही आपको वो टुकड़ों में दे रहा हो, बट स्टिल तो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एंसिलरी होगी, उसके रिगार्डिंग एंसिलरी होगी। तो इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेपरेट आ रहा है, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेपरेट आ रहा हो, बट स्टिल वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और उस पे प्रिंसिपल रेट से टैक्स होगा। जीएसटी रेट ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज द केस में बी वुड बी एप्लीकेबल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने कंपोजिट सप्लाई पढ़ते हुए सप्लाई चैप्टर में देखा था कि जो भी नेचुरली बंडल, जो भी बंडल सर्विसेज दी जा रही है वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, जो कि बंडल नेचुरली बंडल है। ऑब्वियसली बात, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दी जा रही है, उसके बाद मेंटेनेंस दी जाएगी, उसके अंदर और सारी सर्विसेज ऐड की जाएंगी। लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है कोई रियल एस्टेट ओनर दे रहा है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दे रहा है, जस्ट सप्लाइंग यू एज अ सर्विसेज, टेकिंग इट फ्रॉम द जो भी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज हैं वहां से लेके आपको दे रहा है, तो वहां पर वो प्योर एजेंट का काम कर रहा है। कहीं जगह वहां पे वो प्योर एजेंट का काम कर रहा है। जो रेजिडेंट वेलफेयर ओनर्स वगैरह वो क्या कर रहे हैं, प्योर एजेंट का काम कर रहे हैं। तो उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये पार्ट ही नहीं बनेगी, क्योंकि देर जस्ट टेकिंग इट एंड गिविंग इट टू यू, देर जस्ट टेकिंग इट एंड गिविंग इट टू यू। तो वो क्या कह रहा है, फर्दर वेयर दे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज वो कर सकते हैं एक्चुअल बेसिस पे, इज द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेसी ऑक्यूपेंट एज चार्ज बाय द स्टेट, सेम वो चार्ज कर रहे हैं आपसे, तो दे शैल बी एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। अगर वो सेम चार्ज करे तो क्या हो जाएगा, प्योर एजेंट हो जाएगा। एक बार इसको रीड करते हैं और अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्या बोला, हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द रियल एस्टेट ओनर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एज अ प्योर एजेंट, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, बिल्कुल, क्योंकि वो जस्ट सप्लाई कर रहे हैं एज अ प्योर एजेंट। Further, where they charge electricity on actual basis, that they charge the same amount electricity from the lessees or the occupant, मतलब सेम बेसिस पे जितना उनसे चार्ज किया जा रहा है उतने वो जैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं बाय द, जो भी उनसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह चार्ज करे उतने वो आपसे चार्ज करें, दैट शैल डीम टू बी एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। वहां पर ये माना जाएगा कि आपके लिए प्योर एजेंट का काम कर रहे हैं, प्योर एजेंट का काम ये कर रहे हैं। यहाँ पे खत्म होता है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये कॉर्पोरेट गारंटी, पर्सनल गारंटी को ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस वाला पॉइंट वाज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड एंड दिस वाज आल्सो वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इफ यस देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।